ओवास्प। सो आपने जब भी वेब सिक्योरिटी या वेब टेस्टिंग आपने सीख रहे होंगे या कहीं पे पढ़ा होगा या सर्च कर रहे होंगे, तब आपने ओवास्प का नाम सुना होगा कि ओवास्प क्या है। कई जगह आप देख रहे होगे ओवास्प टॉप 10, ओवास्प टॉप 10 वर्नेबिलिटीज़। तो ये ओवास्प है क्या? सो ओवास्प मीन्स ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है एंड ये क्या करती है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर या एवरी 2 to 3 ईयर टॉप 10 जो वेब एप्लीकेशन वनरेबिलिटीज़ होती है उसको लॉन्च करती है। ये वेब की कह लो या सेम ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन की भी टॉप 10 वनरेबिलिटी होती है, फिर ऐसे टॉप 10 IoT डिवाइसेस की भी वनरेबिलिटीज़ होती है। सो ये तो ओवास्प जो है एंड उसके पास एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी कम्युनिटी है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी वनरेबिलिटी ज़्यादा क्रिटिकल है या कौन सी वनरेबिलिटी है कि जो उनके सर्वर को या जो भी वेबसाइट के सर्वर्स होते हैं, वेबसाइट होती है, उसके बैकएंड ऑपरेशंस होते हैं, उसको ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, ज़्यादा क्रिटिकल करती है। एंड उसके अकॉर्डिंग टॉप 10 वनरेबिलिटीज़ के अंदर उसको क्राइटेरिया दिया जाता है। एंड जो भी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड या ज़्यादा क्रिटिकल वनरेबिलिटी होती है उसको उसको फर्स्ट कहते हैं। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे जैसे आप जाते जाते हो वैसे वैसे वो जो वनरेबिलिटी है उसकी सेवेरिटी कम होते जाती है। तो ये था ओवास टॉप 10 एंड ये फर्स्ट 2003 में रिलीज़ हुआ था एंड रिसेंटली 2017 में रिलीज़ हुआ। एंड जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक हो सकता है कि इसका नया वर्जन या नया लिस्ट भी लॉन्च हो सकता है। सो ये ऐसा कह सकते हैं कि जितनी भी सारी की सारी वनरेबिलिटीज़ होती है उसमें से टॉप 10 कैटेगरीज इन्होंने डिसाइड की है अकॉर्डिंग टू देयर सेवेरिटी एंड उसके अकॉर्डिंग इन्होंने लिस्ट बनाई है। जैसे कि अभी हम देखते हैं ओवास टॉप 10 लिस्ट। सो आप देख सकते हो E1 से लेके A10 तक। लाइक सबसे पहला है इंजेक्शन। सो इंजेक्शन यानी कमांड इंजेक्शन हो सकता है, एसक्यूएल इंजेक्शन भी हो सकता है, LDAP इंजेक्शन भी हो सकता है। सो इंजेक्शन कोई भी इंजेक्शन हो सकता है। तो ये जो सारी वनरेबिलिटी थी, एसक्यूएल हो गया, OS कमांड इंजेक्शन या LDAP, उसको एक कॉमन इंजेक्शन की कैटेगरी बना दी। एंड ये A1 वनरेबिलिटी यानी ये हाईएस्ट सेवेरिटी वाली वनरेबिलिटी है। अगर कोई भी वेबसाइट या वेब सर्वर में ये वनरेबिलिटी है, इसका मीनिंग कि ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है एंड इसकी जो वनरेबिलिटी है इसको हो सके उतना जल्दी रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर ये रिजॉल्व ना हो तो जो भी अपने अटैकर होते हैं वो इजीली इसको एक्सप्लॉइट करके पूरा का पूरा वेब सर्वर का कंट्रोल अपने साथ ले सकते हैं। सो इसीलिए आप देख सकते हो कि ये इंजेक्शन है उसको A1 पे रखा है। उसके बाद है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, कि हो सकता है आपका जो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म हो उसमें बग हो, तो हो सकता है कि जो अनऑथेंटिकेटेड सर्वर यूज़र हो उसको भी एक्सेस मिल जाए। एंड और भी इसके साथ बहुत सारे ऑथेंटिकेशन रिलेटेड बग्स होते हैं जो हम अभी इसके सारे के सारे E1 to A10 को डिटेल में देखेंगे आगे की स्लाइड्स में। उसके बाद सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, यानी जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि कुछ पासवर्ड फाइल, यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह लीक हो रहा था। तो इस टाइप की जो वर्नेबिलिटी को A3 सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर के अंदर रखा है। उसके बाद XML एक्सटर्नल एंटिटी XEE, अगर जो वेबसाइट होती है अगर वो XEE फॉर्मेट यूज़ कर रही होती है, ये जो फ्रेमवर्क है उसका, तो उसमें ऐसे टैग्स के अंदर सारा डेटा होता है कि पहले एक सब मान लो कि फॉर्म टैग है एंड वो यहाँ पे फॉर्म टैग क्लोज होगा, उसके बीच में यहाँ पे नेम टैग होगा, सपोज पर्सन टैग है तो यहाँ पे पर्सन टैग क्लोज होगा, उसके अंदर सपोज यहाँ पे नेम, एज, जेंडर, ऐसे सारे के सारे अलग अलग फील्ड होते हैं। तो ऐसे टैग में सारा पूरा स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें अगर हम मैलिशियस स्क्रिप्ट वगैरह भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको अभी हम बाद में डिटेल में देखेंगे। फिर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल हो गया। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल मीन्स कि सपोज़ कोई फाइल है कि जो रीड ओनली होनी चाहिए पर गलती से राइट ओनली हो गई, तो जो एक्सेस कंट्रोल होता है वो सही से नहीं है। एंड ये सिर्फ फाइल के ऊपर लिमिटेड नहीं है, और भी जो सारी है, फॉर एग्जांपल आप मान लो कि गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव में एडिटर का ऑप्शन होता है एंड व्यूअर का ऑप्शन होता है अगर कोई भी फाइल होती है तो। सो अगर कोई व्यूअर हो गया जिसको व्यूअर का एक्सेस है पर वो अगर फाइल एडिट कर पाता है कुछ बग्स की वजह से या कुछ वल्नरेबिलिटी की वजह से, तो उसको ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल कह सकते हैं। कि उसकी कि जो उसका एक्सेस कंट्रोल होता है पर्टिकुलर फाइल का, कि यही पर्सन रीड कर सकता है या यही पर्सन राइट कर सकता है, वो प्रॉपरली कन्फिगर्ड नहीं है।
उसके बाद आता है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। ये भी एक कॉमन बग है कि कई इसके अंदर बहुत सारे मिसकॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। सर्वर साइड मिसकॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, क्लाइंट साइड पे भी कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशंस हो सकता है डायरेक्टरी लिस्टिंग अनेबल हो सकता है कि एडमिन पैनल जो हो वो प्रॉपर्ली हाइड ना की हो, तो उससे क्या हो सकता है कि कोई भी उसको ईजिली एक्सेस कर सकता है। तो सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन में भी बहुत सारे बग्स हैं। तो आप देख सकते हो कि जो मेजर जो सारे बग्स होते हैं उसको कैटेगरीज दे दी है। जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन एक बग हो गया, कोड इंजेक्शन एक बग हो गया, एलडीएपी इंजेक्शन भी एक बग हो गया, पर वो तीनों को एक ही इंजेक्शन करके कैटेगरी के अंदर डाल दिया। वैसे सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारी हो सकती है, डायरेक्टरी लिस्टिंग हो गया, पासवर्ड ब्रूट फोर्सिंग अलाउड हो गया, या फिर एडमिन पैनल पर अकाउंट क्रिएशन को अलाउड कर दिया। ये ऐसे बहुत सारे मिसकॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। उसके बाद होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि जो जावास्क्रिप्ट होती है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो, एंड ये क्लाइंट के बेस पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, सर्वर पे आप वो स्क्रिप्ट को स्टोर भी कर सकते हो ताकि कोई भी विक्टिम कभी भी उसको विजिट करने का ट्राई करे तब उसके अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाए, जिसको स्टोर्ड एक्सेसेस भी कहते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे देखेंगे। इसके बाद इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन। सो इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन में आपने अगर कहीं पे देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कोई डेटा, सपोज मान लो कि हमारे पास कोई बैंकिंग की वेबसाइट है, बैंकिंग की साइट है, तो उसमें क्या होगा कि एक फ्रॉम होगा, एक टू की फील्ड होगी जिसको पैसे देने हैं, उसके बाद अमाउंट होगा, एंड उसके बाद जो सा अकाउंट की डिटेल्स वगैरह एंड ऑल होगी। अभी मान लो कि जो टू है जिसको मेरे को पैसे देने हैं, अगर मैं वो दो बार लिख दूँ कि फ्रॉम ए बी सी डी टू एक्स वाई जेड एंड टू एम एन ओ, तो अगर वो सर्वर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं हुआ होगा तो वो जो सेकंड वाला जो टू है एम एन ओ उसको पैसे ट्रांसफ़र कर देगा इंस्टेड ऑफ एक्स वाई जेड। सो अगर जो हमारा डेटा है प्रॉपरली सीरियलाइज और डीसीरियलाइज ना हुआ हो तो उसमें ये बग्स होने के चांसेस है। उसके बाद यूजिंग कंपोनेंट विथ नोन वल्नरेबिलिटी। ये तो हमने पहले के वीडियोस में बहुत बार देखा कि अगर कोई पोर्ट स्कैनिंग करता है या कोई अगर वर्जन डिटेक्ट करता है, देन हम लोग उसमें चेक कर सकते हैं कि अगर ये पुराना वर्जन यूज़ कर रहा हो या कोई भी अगर वर्जन यूज़ कर रहा हो, हम गूगल कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर वर्जन में कौन सी वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, एंड अगर कोई हमें मिलती है तो हम डायरेक्टली वही एक्सप्लॉइट इस पर चेक कर सकते हैं। एंड देन हो गया इनसफिशिएंट लॉगिन एंड मॉनिटरिंग। सो इनसफिशिएंट लॉगिन एंड मॉनिटरिंग में क्या होता है कि अगर कोई भी वेब सर्वर होगा तो वो सारी की सारी एक्टिविटी मॉनिटर करता है, लॉग करता है कि कौन सा यूज़र ने कौन सी फाइल कब एक्सेस की, कब उसने लॉगिन किया, कब लॉग आउट किया, कितना उसका एक्टिव टाइम था, ये एक्सेट्रा। एंड अगर कभी भी कोई इंसिडेंट होता है, कोई सर्वर क्रैश होता है या आपका डेटा लॉस होता है, तो उस टाइम पे अगर आपने लॉगिन एंड मॉनिटरिंग अनेबल्ड होता है तो आप इजीली रिकवर कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो जैसे जैसे आप A2 A10 से लेके A1 तक जाओगे वैसे वैसे जो बग्स की सेवेरिटी होगी, यानी ये कितना क्रिटिकल ये बग है, वो क्रिटिकलिटी इसकी इंक्रीज होती जाएगी। यानी A10 यानी ये लो लेवल के बग्स होते हैं, कभी कभी इंफॉर्मेटिव भी हो जाता है। फिर जैसे जैसे आप जाओगे वैसे लो से मीडियम, हाई एंड देन क्रिटिकल लेवल के ये बग्स कहते हैं। सो ये था ओवास टॉप 10 की वल्नरेबिलिटी की, ये 10 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया होता है। अभी हम फटाफट से ये सारे के सारे जो वल्नरेबिलिटीज़ है उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि उसमें एग्जैक्टली क्या होता है, एंड उसके बाद हम लोग अपना बग बाउंटी एंड की मेथोडोलॉजी देखेंगे। एंड देन हमने जो लैब इंस्टॉल की है उसमें ये सारी के सारी जो वल्नरेबिलिटीज़ है उसको फाइंड करेंगे, उसको एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करेंगे। सो जैसे कि फर्स्ट वन है A1 इंजेक्शन। So, injection flows such as SQL, NoSQL, OS, and LDAP injection occur when untrusted data is sent to an interpreter as a part of command or query। कि अगर आप मान लो कि अगर आप में से किसी के पास अगर SQL लैंग्वेज या फिर जो ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नॉलेज होता है तो आपको आइडिया होगा कि बैकएंड में अगर कोई यूज़र है, सपोज उसने यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाला, तो बैकएंड में वो चेक कैसे करेगा। तो बैकएंड में एक SQL क्वेरी होती है कि वो क्या करेगा कि मेरे को सिलेक्ट करना है डेटा फ्रॉम मेरा जो डेटा का टेबल है, वेर मेरा जो यूज़र नेम है इक्वल टू, यहाँ पे जो यूज़र नेम डालेगा वो, एंड
जो मेरा पासवर्ड है इक्वल टू यहाँ पे जो यूज़र पासवर्ड डालेगा। तो बैकएंड में ऐसे एसक्यूएल क्वेरी होती है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, सपोज यूज़र डिटेल, फ्रॉम वेर हमारा जो यूज़र इक्वल टू यूज़र नेम, सपोज उसने एडमिन डाला एडमिन, एंड पासवर्ड इक्वल टू उसने सपोज एडमिन डाला तो एडमिन। तो ऐसा एसक्यूएल क्वेरी जो होती है वो एग्जीक्यूट होती है, रन होती है। तो यहाँ पे अगर जो डेटा होता है एंड अगर वो प्रॉपरली फिल्टर ना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अपनी कस्टम क्वेरी इंजेक्ट कर सकता हूँ। सपोज मैंने पासवर्ड के साथ साथ जो होता है उसके अंदर ऐसे सिंगल कोट डाल दिया या डबल कोट डाल दिया, तो उससे क्या होगा कि ये क्वेरी ब्रेक हो जाएगी। एंड मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक बार सिंगल कोट डाल दिया एंड देन मैं लिखूँगा और 1 इक्वल टू 1। तो ये कैसे इंटरप्रेट करेगा, आइदर ये मेरा पासवर्ड और 1 इक्वल टू 1। तो और का ऐसा फंडा होता है कि अगर दो में से कोई एक ट्रू होता है तो वो ट्रू रिटर्न करता है। तो अगर मैं एडमिन का पासवर्ड मेरे को नहीं पता, मैं यहाँ पे रैंडम पासवर्ड डाल दूंगा, फिर भी वो सिस्टम कैसे चेक करेगा कि पासवर्ड गलत है। ओके, ये पूरा एक सेक्शन है उसमें पासवर्ड गलत है, बट यहाँ पे और करके 1 इक्वल टू 1 है, 1 इक्वल टू 1 तो ट्रू होगा। एंड और कंडीशन में ऐसा होता है कि दो में से कोई एक ट्रू हो तो ट्रू रिटर्न करता है। तो पासवर्ड रॉन्ग होगा फिर भी इसको ट्रू रिटर्न करेगा। इसको बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन, कि हम लोग कस्टम अपनी जो क्वेरी होती है एसक्यूएल की वो इंजेक्ट करते हैं इसके अंदर। वैसे ही नो एसक्यूएल होता है, तो ये सारे फिर मोंगोडीबी होता है, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल होता है, ये सारे जो क्वेरी लैंग्वेज है डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। तो उसका हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे कैसे हम एसक्यूएल क्वेरी को लाइक एसक्यूएल क्वेरी इंजेक्ट कर सकते हैं एंड बाईपास कर सकते हैं लॉगिन सिस्टम को। उसके बाद सेम ओएस कमांड, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक पिंग कमांड था एंड उस पर हमने ls कमांड एंड whoami कमांड एंड ये सारे एग्जीक्यूट किए थे। तो अगर हमारा जो इनपुट पैरामीटर प्रॉपरली सैनिटाइज ना हो, प्रॉपरली वैलिडेटेड ना हो, तो ये सारे बग्स होने के चांसेस है। तो ये सब भी हम आगे की लैब्स में देखेंगे। एंड एज यहाँ पे लिखा है कि डेटा कैन ट्रिक इनटू एग्जीक्यूटिंग अनइंटेंडेड कमांड और एक्सेसिंग डेटा विदाउट प्रॉपर ऑथेंटिकेशन। तो जैसे कि मैंने बोला था कि अगर प्रॉपर हमने सैनिटाइज ना किया हो पैरामीटर तो हो सकता है कि हमारा डेटा एग्जीक्यूट, हमारे जो मेलिशियस कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाए। अभी A2 ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। सो मैं जैसे कि मैंने बोला था कि इसके ब्रोकन ऑथेंटिकेशन ये बहुत ही वास्ट कैटेगरी है एंड हमने बहुत सारे टाइप के जो बग्स होते हैं उसको एक में हमने कंबाइन किया होता है। जैसे कि कवर्स इश्यू सच एज क्रेडेंशियल स्टफिंग, इनसिक्योर पासवर्ड रीसेट, सेशन मैनेजमेंट इश्यू एंड इनसफिशिएंट पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी। कि सपोज यहाँ पे मान लो कि मैं ये सारे के सारे को इंडिविजुअली आपको बताता हूँ कि क्रेडेंशियल स्टफिंग, कि ये सपोज कोई यूज़र है, उसका यूज़र नेम है ABCD, पासवर्ड है पासवर्ड @123। तो आप क्या कर सकते हो कि पासवर्ड @123 की जगह आप 1000 1 मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स रख सकते हो। या फिर अगर आप बैकएंड में ना क्या होता है कि जो पासवर्ड होता है उसका एक MD5 हैश बनता है एंड वो उसमें एक यूनिक वैल्यू ऐड होती है जिसको सॉल्ट बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो भी पासवर्ड होगा उसमें एक सॉल्ट वैल्यू ऐड होगी एंड देन उसका MD5 हैश बनेगा, ताकि ना कोई उसको रिवर्स हैश ना कर सके। एंड किसी को अगर वो हैश वैल्यू मिल भी जाए ना तो वो इजीली डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, उसको ब्रूट फोर्स करके सब करना पड़ेगा। एंड अगर सॉल्टिंग होता है तो वो भी पॉसिबल नहीं है जब तक उसको सॉल्ट वैल्यू ना पता हो। सो एक क्रेडेंशियल स्टफिंग होता है, देन होता है इनसिक्योर पासवर्ड रीसेट। आपने देखा होगा कई सारे जो फंक्शनैलिटीज़ होती है वेबसाइट में सब पासवर्ड रीसेट की भी फंक्शनैलिटी होती है। तो पासवर्ड रीसेट फंक्शनैलिटी में क्या होता है कि जैसे यूज़र कोई डालता है अपना ईमेल आईडी, तो एंड पासवर्ड रीसेट पे क्लिक करता है तो वो ईमेल आईडी पे एक लिंक आती है। वो लिंक में क्या होता है कि यूनिक टोकन होता है। आप कभी वो लिंक देखो तो कुछ स्लैश पासवर्ड चेंज समथिंग एंड क्वेश्चन मार्क टोकन इक्वल टू करके होगा, या वैल्यू इक्वल टू करके, या यूनिक एक स्ट्रिंग होगी, आप कभी भी देखोगे। तो वो जनरली स्ट्रिंग में क्या होता है कि एक यूनिक वैल्यू होगी एंड बैकएंड सर्वर को पता होगा कि ये यूज़र को मैंने ये पासवर्ड रीसेट का टोकन दिया हुआ है एंड वो टोकन के अकॉर्डिंग ये आगे की प्रोसेस होती है। पर अगर वो टोकन इनसिक्योर हो तो फॉर एग्जांपल वो यूनिक टोकन की जगह वो टोकन में मैं ईमेल आईडी ही डाल दूँ, जो मेरा टोकन है वो ही ईमेल आईडी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि कोई भी मेरा पासवर्ड चेंज कर सकता है। तो ये एक पॉसिबल सिनारियो है कि अगर जो पासवर्ड रीसेट टोकन है वो सिक्योर ना हो तो।
देन सेशन मैनेजमेंट इश्यू, कि सेशन क्या होता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट पे लॉगिन करो तो आपका एक यूनिक सेशन क्रिएट होता है। फिर आप अगर ब्राउज़र बंद कर दो और 2-3-5 घंटे के बाद वापस लॉगिन करो तो फिर से आपको वहाँ पे लॉगिन नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्टली लॉग्ड इन ही होते हो आपके अकाउंट में। तो क्या होता है कि आपका एक सेशन मैनेज होता है आपके ब्राउज़र में एंड बैकएंड सर्वर पे, एंड वो सेशन के अकॉर्डिंग पूरा वर्क होता है। तो अगर वो सेशन में कोई इश्यू होता है, फॉर एग्जांपल आपने लॉग आउट कर दिया फिर भी आपका सेशन चालू है, तो क्या होगा कि आपने लॉग आउट कर दिया फिर भी कुछ टाइम बाद कोई और अगर आपका पीसी यूज़ कर रहा है तो वो भी सेम अकाउंट एक्सेस कर सकता है, इवन दो आपने लॉग आउट कर दिया फिर भी। या फिर आपकी कुकी स्टील हो गई तो आपने क्या किया कि चलो मैं लॉग आउट करके वापस लॉग इन करता हूँ, पर कुकी तो आपकी स्टील हो गई एंड अगर वो कुकी एक्सपायर नहीं होती आपके लॉग आउट होने के बाद भी, फिर तो क्या कर सकता है अटैकर होता है वो कुकी का यूज़ करके वापस लॉगिन कर सकता है एंड अकाउंट के साथ और भी सारी मैलिशियस एक्टिविटी कर सकता है। सो ये भी एक इश्यू हो गया सेशन मैनेजमेंट। एंड देन है इनसफिशिएंट पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी, कि सब जनरली क्या होता है कि जो भी पासवर्ड होता है, मैंने सपोज पासवर्ड डाला पासवर्ड @123, तो वो पासवर्ड MD5 हैश या फिर SHA-2 जो हैशिंग एल्गोरिदम्स होते हैं उससे पास होता है एंड यूनिक हैश वैल्यू बनती है, समथिंग 21ABX12234589 समथिंग समथिंग, जैसे लॉन्ग हैश वैल्यू बनती है एंड वो हैश वैल्यू स्टोर होती है। यानी अगर आपका कभी भी डेटा लीक हो भी गया तो उसको पासवर्ड नहीं पता चलेगा, वो हैश वैल्यू पता चलेगी। एंड जो वो हैशेस होता है वो इरिवर्सिबल होता है, यानी कोई भी वो हैशेस को रिवर्स नहीं कर सकता, तो उसके लिए आपको ब्रूट फोर्स अटैक ही करना पड़ता है। जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा था लाइक वाईफाई हैकिंग में, कि अगर हमारे पास हैंडशेक मिल जाता था तो हम लोग ब्रूट फोर्स करते थे हमारे वर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो उसे लिए। एंड अगर उसको भी अगर हमें मिटिगेट करना हो तो हम उसमें सॉल्टिंग ऐड करते हैं, यानी एक यूनिक की होती है उसको पासवर्ड के साथ मिक्स कर देते हैं एंड देन MD5 हैशिंग करते हैं। तो अगर किसी को यूनिक स्ट्रिंग पता नहीं होगी फिर भी अगर वो कितना भी ब्रूट फोर्स करेगा तो वो पता नहीं चल सकता। सो अगर हमने जो हमारा पासवर्ड है वो ये जो सफिशिएंटली स्टोर ना किया तो भी वो एक बग है। देन पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स कि अगर जैसे पासवर्ड @123 12345 एडमिन 123, ये सारे बहुत ही बेसिक पासवर्ड होते हैं, तो ये पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए सिस्टम में। अगर होते तो फिर ये लाइकली है कि कोई भी उसको इजीली फाइंड कर सकता है। तो इसलिए सफिशिएंट पासवर्ड होना चाहिए, जैसे कि कैपिटल हो, स्मॉल कैरेक्टर्स हो, दैन मिनिमम 8 to 13 लेंथ होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सारे पॉसिबल। तो ये सारे के सारे जो बग्स है, डिफरेंस बग्स मैंने बोले, ये सिर्फ ये ब्रोकन ऑथेंटिकेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो क्योंकि ये ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड है एंड उसमें कोई भी बग होता है यानी ब्रोकन ऑथेंटिकेशन होता है, तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ है। फिर है सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। सो जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि हमने जो पहले सब डोमेन्स फाइंड किया था उसके बाद हमने क्या किया था, DIRB डर्ब टूल का यूज़ करके हमने फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को फाइंड किया था। फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को फाइंड करके हमें एक robots.txt फाइल मिली थी, उसके अंदर हमें फाइंड किया था एक पासवर्ड करके डायरेक्टरी थी एंड उसमें सारे यूज़र नेम एंड पासवर्ड थे एंड प्लस उसके अंदर अगर आपने देखा होगा तो कन्फिग करके भी फाइल थी जिसके अंदर जो डेटाबेस था उसका रूट यूज़र का यूज़र नेम, उसका पासवर्ड एंड उसका जो डेटाबेस नेम है वो ये सारे डिटेल थी। तो ये सारे डिटेल इजीली एक्सपोज हो रही थी इंटरनेट पे एंड कोई भी एज ए अटैकर इजीली उसको एक्सेस कर रहा था। इसलिए जो डेटा लाइक कि API की हो गया, हमारी जो API की होगी वो, फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो गई, जो हमारी लॉग फाइल हो गई, ये सारी इजीली एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए। जनरली 40 अगर कोई भी यूज़र उसको विजिट करता है तो वो अनऑथेंटिकेटेड आना चाहिए। अगर ये प्रॉपरली मैनेज ना हो तो कोई भी हमारी जो सेंसिटिव डेटा फाइल्स होते हैं उसको एक्सेस कर सकता है एंड हमारी जो सिक्योरिटी होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। सेंसिटिव डेटा कैन बी कॉम्प्रोमाइज। जब भी आप देखो तो हम आगे भी और भी टूल्स देखेंगे, गोबस्टर हो गया, न्यूक्लियर टूल हो गया, ये सब टूल देखेंगे जो क्या करेगा ऑटोमेटिकली बहुत सारे रिक्वेस्ट सेंड करेगा हमारे जो टारगेट वेबसाइट होगी उसको एंड फाइंड करेगा कि पॉसिबल वल्नरेबिलिटीज़ की, ये कौन कौन सी पॉसिबल वल्नरेबिलिटीज़ अभी पॉसिबल है एंड उसमें भी देखेगा कि कोई ऐसी सेंसिटिव फाइल है कि नहीं, तो वो भी हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। फिर मैंने बोला
कि XML external entity तो occurs when XML parcel allow the loading of external entities can be used to steal data, perform denial of service attack or map out the application and its environment। तो मैंने जैसे बोला था कि इसमें क्या होता है कि टैग्स में सारा डेटा होता है जो भी हम पास करते हैं, कि सपोज यहाँ पे एक फॉर्म टैग हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्लैश फॉर्म टैग होगा, जैसे आपने HTML में पता होगा। फिर उसके अंदर सपोज यहाँ पे पर्सन करके टैग्स हो गए, तो ये पर्सन स्टार्टिंग, ये पर्सन का एंडिंग। वैसे यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन स्टार्टिंग का टैग होगा, देन यहाँ पे दूसरा पर्सन एंडिंग का टैग होगा। फिर ये सब के बीच में भी जो डिटेल्स पास होती है, तो उसमें भी सपोज एक नेम करके टैग हो गया, नेम का स्टार्टिंग, नेम का एंडिंग, एंड यहाँ पे नेम आ गया सपोज एडमिन। फिर यहाँ पे एज का स्टार्टिंग एंड यहाँ पे एज का एंडिंग। तो ऐसे प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज में डेटा होता है। पर इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये जो बीच में जो डेटा टैग्स है उसमें हम कुछ कमांड्स ऐड कर सकते हैं, या कुछ ऐसे जो मैलिशियस टैग्स होते हैं कि जिसके थ्रू हम इंटरनल फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं, तो वो सारे भी हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमारा जो एक्सेल, तो यहाँ पे लिखा है कि occurs when XML parcel allow the loading of external entity, तो ऐसे जो एक्सटर्नल टैग्स होते हैं वो भी अगर अलाउड होते हैं XML में, तो हम ये सारे अटैक्स कर सकते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस हो गया, या फिर हमारे जो एप्लीकेशन के एनवायरनमेंट हो गया उसका जो डेटा स्टील करना, या फिर और भी जो अटैक्स होते हैं इंटीग्रिटी के रिलेटेड, कॉन्फिडेंशियलिटी के रिलेटेड, वो भी पॉसिबल है। उसके बाद ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल centered around vulnerabilities that allow a user to have access to data and application functionality that the developer did not intend. Also available in the web application which have different hierarchical functionality. फॉर एग्जाम्पल हमारा जो काले लिनक्स का मशीन है, तो उसमें आपने देखा होगा कि 3 हमारे ग्रुप है, लाइक मेन एडमिन का, देन यूज़र का, एंड देन गेस्ट। एंड उसके अंदर हर एक के अंदर रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट ऐसे हमने डिफाइन किया हुआ है अभी। तो आप मान लो कि अगर जो हमारा फंक्शनैलिटी ऐसा है कि जो एक टेस्ट करके फोल्डर है, उसके अंदर test1 करके फोल्डर है, उसके अंदर test2 करके फोल्डर है, एंड उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स है। सो ये एक हमारा हो गया हायरार्किकल फंक्शनैलिटी, हायरार्किकल स्ट्रक्चर हो गया। सो इसमें क्या होता है कि अगर मैं डिफाइन कर दूं कि टेस्ट वाला जो फोल्डर है वो रीड ओनली फोल्डर है, तो यानी उसके अंदर सारे के सारे फोल्डर रीड ओनली ही हो जाएंगे अगर मैं ऐसा डिफाइन कर लूँ तो। या फिर सपोज मैंने जो अंदर की फाइल्स है उसको मैंने रीड ओनली कर दिया कि जो भी गेस्ट यूज़र है उसके लिए ये रीड ओनली फाइल है, ऐसा मैंने अगर सेट कर दिया, तो कोई भी अलग जो डिफरेंट यूज़र हो, कोई भी अटैकर हो, वो पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस उसके पास वो परमिशन हो। फिर एक और एग्जांपल मैंने बोला था कि गूगल ड्राइव का, कि एडिटर एंड व्यूअर का ऐसे 2 डिफरेंट रोल होते हैं। अगर मैं किसी को व्यूअर का रोल देता हूँ तो वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको वो एक्सेस कंट्रोल दिया हुआ है कि ये यूज़र सिर्फ और सिर्फ व्यू ही कर सकता है और ये यूज़र सिर्फ और सिर्फ एडिट ही कर सकता है। अगर इसमें कोई बग होता है तो उसको हम ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी कहते हैं, एंड ये उसके अंदर लाई करता है। उसके बाद सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। So insecure default setting goes ignored, or a server or application is configured without security in mind. Example, returning stack trace or other default message to the client, and vulnerabilities such as web cache deception. Okay, so इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने बोला कि इसके अंदर हमारा जो सर्वर होगा प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं होता, तो इसमें किस टाइप के एरर्स हो सकती है। अगर मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म किया तो हो सकता है कि बैकएंड सर्वर जो MySQL का सर्वर होगा वो कोई एरर देगा कि क्वेरी वैलिड नहीं है, कि आपका जो डेटा वैलिड नहीं है। तो वो जो एरर होगी हमें डायरेक्ट क्लाइंट को वही एरर नहीं दिखा देनी, क्योंकि वो एरर में तो कई सारे इंटरनल फाइल का नेम भी होगा, हमारे डेटाबेस टेबल का नेम होगा, कौन सी रो है, वो भी सारी डिटेल होगी। तो हमें तो सिर्फ क्लाइंट को यही दिखाना कि आपने इनकरेक्ट यूज़र नेम या पासवर्ड डाला है।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो एरर जो होगा सिर्फ और सिर्फ वो सर्वर साइड पे ही रहे, क्लाइंट को वो एरर ना दिखनी चाहिए। तो हमें प्रॉपरली हमारा सिक्योरिटी सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि देखो ये जो हमारा जो वल्नरेबिलिटी जो हमारा एरर है या फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड ही रहे, सिर्फ और सिर्फ सर्वर साइड पे ही रहे, क्लाइंट उसको एक्सेस ना कर सके। जैसे कि रिटर्निंग स्टैक ट्री। तो अभी सब ऐसा कई बार होता है कि अगर आपका जो वेब सर्वर होता है वो फुल हो गया, उसमें सपोज 1000 क्लाइंट की लिमिट है एंड वो अभी 1000 2000 3000 इतने क्लाइंट्स रन कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर जो एक स्टैक ट्री होता है या फिर उसके अंदर जो डेटा होता है वो फुल हो जाता है। यानी अभी क्या करेगा सर्वर, और भी ज़्यादा यूज़र को सर्विस नहीं दे पाएगा। सो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि कई बार ऐसा होगा कि आप कोई प्रोग्राम रन करने जा रहे हो और वो एरर दे देगा। तो अगर वो एरर में ऐसा लिख के आ जाएगा कि अनेबल टू प्रोसीड योर रिक्वेस्ट, तो सही है, ठीक है। पर वो एरर में हो सकता है पूरे पूरे इंटरनल जो इंटरनल फाइल्स होती है या इंटरनल एरर्स होती है वही आपको दे दे कि ये वाले फाइल के अंदर, ये वाले सर्वर के अंदर, ये पर्टिकुलर लाइन पे ये जो आपने कमांड लिखा है इसकी जगह ये आना चाहिए। कि ऐसा कोई अगर एकदम डिस्क्रिप्शन के साथ अगर आपको कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन देता है तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज़ आगे एज एन अटैकर कर सकता है। सो ये एक हो गया सिक्योरिटी मिसकन्फिग्रेशन। इसके अंदर बहुत सारे मिसकन्फिग्रेशन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टरी लिस्टिंग हो गया कि आपको जो भी इंटरनल फाइल हो ऐसे लिस्ट करके दिख रहा है आपको डायरेक्टरी लिस्टिंग, तो वो अनेबल नहीं होना चाहिए, डिसेबल होना चाहिए। फिर जो हमारी HT-एक्सेस फाइल होती है सर्वर की फाइल, फिर एक .git करके फाइल होती है जिसके अंदर गिटहब की डिटेल्स होती है, तो ये सारी हमेशा हिडन रहनी चाहिए ताकि कोई नॉर्मल यूज़र उसको एक्सेस ना कर सके। पर अगर कुछ सर्वर में प्रॉपरली कॉन्फ़िगर ना किया हो तो हो सकता है ये सारी फाइल पब्लिक हो एंड कोई भी उसको यूज़ कर सकता है एंड एक्सेस कर सकता है। तो ये भी एक टाइप का बग ही है कि जो हमें हैंडल करना है। उसके बाद हो गया क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। सो इसको हम XSS भी कहते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एंड अकर्स इन एन एप्लीकेशन दैट डू नॉट प्रॉपरली हैंडल द अनट्रस्टेड इनपुट। ओके, अनट्रस्टेड इनपुट एंड टू मोस्ट कॉमन फ्लो आर परसिस्टेड एंड रिफ्लेक्टेड। सो अभी हम देखते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है। इसके बारे में हम आगे पूरे के पूरे एक अलग ही वीडियो में बात करेंगे कि और ये बहुत ही कॉमन बग है एंड बहुत ही क्रिटिकल बग है। सो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि अगर आपको थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होता है तो कि HTML में पूरा का पूरा जो बैकएंड के रिक्वेस्ट होते हैं, जो फंक्शंस वगैरह होते हैं, जो रिक्वेस्ट सेंड होती है, वो सब जावास्क्रिप्ट से यूज़ होता है। जावास्क्रिप्ट से सारा कुछ, कभी कभी CSS वगैरह भी उससे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड सब मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट होगी उसको हम इंजेक्ट करेंगे क्लाइंट पे। फॉर एग्जाम्पल जावा में एक स्क्रिप्ट होता है कि अगर आप अलर्ट करते हो, अलर्ट एंड ब्रैकेट में डॉक्यूमेंट डॉट कुकी करते हो, तो वो क्या करेगा, आपकी जो ब्राउज़र की, आपकी जो वेबसाइट की कुकी होगा वो अलर्ट करेगा। ठीक है, अभी इसकी जगह मैं ऐसा कोई रिक्वेस्ट डाल दूँ कि जो आपकी कुकी हो कोई रिमोट अटैकर के सर्वर पे चला जाए तो वो कुकी वहाँ पे सेंड कर देगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका जो इनपुट पैरामीटर प्रॉपरली सैनिटाइज ना हो, अनट्रस्टेड इनपुट यानी कि स्क्रिप्ट टैग हो गया, ऐसे अलग से टैग्स होते हैं ना HTML में, वो स्क्रिप्ट टैग इसने एक्सेप्ट कर लिए, या फिर सिंगल कोट, डबल कोट्स, या फिर एम्परसन हो गया, या फिर स्लैश हो गया, अगर ये सारे भी कैरेक्टर्स वो एक्सेप्ट कर रहा है आपकी जो एप्लीकेशन है, तो हो सकता है कि आप उसमें अपनी खुद की स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर सको कि स्क्रिप्ट करके टैग के अंदर अलर्ट 123 अलर्ट आपका डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, या फिर आप उसमें की लॉगर की फाइल्स ऐड कर सकते हो। सो ये एक पॉसिबिलिटी है एंड इसके अंदर बहुत सारे, एक होता है डोम बेस्ड एक्सेस कि जिसमें जो HTML फाइल के जो डोम होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैसेज जो उसका ऑब्जेक्ट होता है उसमें हम इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद होता है सेल्फ एक्सेस कि यूज़र खुद ऐड कर, हो सकता है कि कोई वेबसाइट पे सर्च पैरामीटर हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो सर्च पैरामीटर में ऐसे डबल कोट्स डाल दिया एंड देन ऐसे ब्रैकेट कर देते हो एंड यहाँ से ऐसे उसका ड्यू टैग क्लोज कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे मेरी स्क्रिप्ट टैग होगा स्क्रिप्ट एंड यहाँ पे वो स्क्रिप्ट टैग क्लोजिंग एंड यहाँ पे मैंने कुछ मैलिशियस जावास्क्रिप्ट लिख दी, फॉर एग्जांपल alert document डॉट कुकी। तो अगर मैं ऐसा सर्च करता हूँ तो हो सकता है मेरी जो ब्राउज़र होगा उसमें ये प्रॉम्प्ट होगा, पर ये सेल्फ एक्सेस यानी मैंने खुद से ये वैल्यू डाला है, कोई दूसरे अटैकर ने या उसने नहीं डाला, तो इसको सेल्फ एक्सेस कहते हैं।
एंड कभी कभी रिफ्लेक्टेड भी कह सकते हैं। एंड उसमें ऐसा होता है कि कोई एक सपोज मैंने विक्टिम को यूआरएल सेंड कर दी एंड वो यूआरएल में ही अपना पेलोड है, तो मैं जैसे ही वो यूज़र को सेंड करूँगा तो वो अपने आप वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट रन हो जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड भी कह सकते हैं। एंड दूसरा एक और जो होता है उसको बोलते हैं स्टोर्ड एक्सेसेस। स्टोर्ड एक्सेसेस में क्या होता है कि हमारा जो मैलिशियस जावास्क्रिप्ट होती है वो उनके सर्वर पे स्टोर हो जाती है। यानी अभी जितनी भी बार कोई भी विक्टिम वो पर्टिकुलर फाइल या पर्टिकुलर पेज को एक्सेस करेगा या जितनी भी बार वो एक्सेस करने का ट्राई करेगा, हर बार वो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी। तो उसको स्टोर्ड एक्सेस कहते हैं एंड वो सर्वर साइड के थ्रू हो रही है। ये सब में क्या था कि हम लोग क्लाइंट को सेंड कर रहे थे एंड क्लाइंट के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही है, पर वो तो सर्वर ही खुद वो मैलिशियस वाली स्क्रिप्ट वाली फाइल उसको सेंड कर रहा है। तो वो स्टोर्ड एक्सेसेस कहते हैं। तो वो भी हम आगे के वीडियोस में डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है ये सब। उसके बाद इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन, कि अगर प्रोसेस वेयर स्ट्रक्चर डेटा इज टेकन एंड टर्न इनटू ऑब्जेक्ट। अगर आपको अपने अगर जावास्क्रिप्ट जावा वगैरह में अगर आपने देखा होगा कि आपके पास ना अलग अलग ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि मैंने बैंकिंग का दे दिया कि फ्रॉम होता है, फ्रॉम अकाउंट नंबर टू अकाउंट नंबर, देन अमाउंट, देन डिस्क्रिप्शन, देन पेमेंट गेटवे, ऐसे सारे डिटेल होते हैं। तो अलग अलग ये सारे वेरिएबल्स में हमारा डेटा होता है। ये क्या करता है, सारे के सारे डेटा को एक सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट बना देता है। सपोज एक ट्रांसफ़र करके एक ऑब्जेक्ट बना दिया कि जिसके अंदर ये सारी डिटेल होती है, तो उसको सीरियलाइज कर दिया। पर अगर मैं जैसे मैंने बोला कि मैंने टू एड्रेस 2 बार दे दिया, तो अभी जब ये जब डीसीरियलाइज करेगा, इसको वापस डीसीरियलाइज करके हर एक सपोज फ्रॉम हो गया, टू हो गया, बैंक अमाउंट हो गया, ये सारी डिटेल जैसे जैसे ये डीसीरियलाइज करेगा एंड वापस जब सर्वर ट्राई करेगा, तब हो सकता है कि ये टू अकाउंट नंबर 2 बार आए। तो हो सकता है सर्वर अपना फर्स्ट टाइम तो जो हो वो ही एग्जीक्यूट ले ले एंड सेकंड टाइम फिर से वो टू सर्वर अगर यहाँ पे अटैकर का हो गया, तो जो अटैकर होगा उसके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। तो ये जो डी सीरियलाइजेशन होता है वो अगर इनसिक्योर हो एंड उसकी वजह से जो बग्स हो, तो इसलिए उसको इनसिक्योर डी सीरियलाइजेशन कहते हैं। एंड जो नेटिव जो लैंग्वेज सीरियलाइजेशन फॉर्मेट आर ऑफन वीक, जो अगर हम नेटिवली खुद से अगर प्रोग्राम कर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जावा एप्लेट्स हो गया या रिएक्ट वगैरह हो गया, उसके अंदर जो होता है वो कभी कभी वीक होता है। एंड जनरली वी कंबाइन दिस विथ अदर वल्नरेबिलिटीज़ फॉर हायर सेवेरिटी। अभी हमने ये सारी वल्नरेबिलिटीज़ तो देख रहे हैं, पर हम क्या कर सकते हैं, एक वल्नरेबिलिटी को कंबाइन कर सकते हैं दूसरे के साथ। जैसे कि हम एसक्यूएल इंजेक्शन को या फिर एक मान लो कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी है, उसको हमने कंबाइन कर दिया दूसरी वल्नरेबिलिटी के साथ एंड उसको अकाउंट टेक ओवर बना दिया। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सो ऐसे हम अगर मीडियम लेवल की वल्नरेबिलिटी को कंबाइन करके हाई लेवल की कर सकते हैं। जैसे कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, तो उसको हम अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें एंड उसको कहीं हो सकता है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से हमें यूज़र की कुकी वगैरह मिल रही हो, तो उसको हम अकाउंट टेक ओवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो थोड़ा हायर सेवेरिटी बग होता है। सो ये एक पॉसिबिलिटी है। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि यूजिंग कंपोनेंट्स विथ नोन वल्नरेबिलिटीज कैन पॉप अप इन थर्ड पार्टी कोड और सॉफ्टवेयर। अगर जनरली ऐसा ही होता है कि जो बेस से या ज़ीरो से कोड जनरली डेवलप नहीं करते, कि अगर मेरे को कोई ब्लॉग की वेबसाइट चाहिए तो मैं ऑलरेडी वर्डप्रेस है, इसके इतने सारे प्लगइन्स है, तो मैं ज़ीरो से कोड लिखना स्टार्ट नहीं करूँगा। वो जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है तो उसको ही मैं यूज़ कर लूँगा। सो अगर सब फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट वर्डप्रेस यूज़ करे, तो मेरे को क्या करना है, वो जो वर्डप्रेस है, वो जो उसकी जो वेबसाइट है वो देखना है एंड उसका वेब सर्वर, उसका जो वर्जन है वही देखना है कि कौन सा वाला वर्जन ये यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये वर्डप्रेस का 2.5.8 वाला वर्जन यूज़ कर रहा हो जो बहुत पुराना है, तो हो सकता है उसमें बग्स होंगे। आपको सिंपली गूगल करना है एंड देखना है कि ये वाले वर्जन में कौन से बग्स है, उसको आपका पेलोड मिलेगा एंड आपको एक्सप्लॉइट करना है। सो कई बार ऐसा होता है कि अगर पुराना वर्जन हो या आपको जो वेब सर्वर या उसकी जो प्रोग्राम्स होते हैं उसका वर्जन पता हो, तो उससे भी आप कई सारे वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हो। जनरली अ पैच कैन बी अप्लाइड एंड जैसे ही आपको अगर ऐसे कोई वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करते हो आप, तो आप उसके जो पैचेस होते हैं या फिर उसको नए वर्जन में अपग्रेड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ट्राई टू फाइंड अ वर्जन ऑफ द ऐप एंड सी वेदर इट हैज़ एनी वल्नरेबिलिटी और नॉट।
तो जैसे कि मैंने बोला कि हमें जनरली फाइंड करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर जो वेबसाइट है वो कौन सा वर्जन यूज़ कर रही है वेब सर्वर का, या फिर जो भी सर्विसेज होगी, हो सकता है कोई मूडल सर्विस हो, कोई वर्डप्रेस की सर्विस हो, कोई डेटाबेस मैनेजमेंट की सर्विस हो सकती है, एडमिन पोर्टल की भी सर्विस हो सकती है, कि जो भी सर्विस हो वो हम वर्जन फाइंड करने का ट्राई करेंगे। क्योंकि अगर हमें कोई वर्जन फाइंड मिल गया एंड अगर वो ओल्डर वर्जन होता है तो हमें तो सिर्फ उसको गूगल पे सर्च ही करना है और ओल्डर वर्जन के बग्स मिल जाएंगे, तो हमारा बहुत टाइम वहाँ पे बच सकता है। Then last one, A10, insufficient monitoring and logging. Proper logging provided valuable information to developer and security team that can be used to improve the weak point. अगर कोई एक पर्सन है जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वर्नेबिलिटी ट्राई कर रहा है तो उसके लिए क्या करेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट पेलोड्स ट्राई करेगा सर्च पैरामीटर पे या नेम पैरामीटर में, बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर में। सो अगर आपका प्रॉपर लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग अनेबल होता है, अगर आप जो उसके लॉग फाइल प्रॉपरली देखते हो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे कोई अटैकर है या कोई पर्सन है कि ट्राई कर रहा है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एग्जीक्यूट करने का, एंड आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और आप खुद से वहाँ पे जो आपके वीक पॉइंट होगा उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। सो ये एक फ़ायदा हो सकता है मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग का। इन द इवेंट ऑफ ब्रीच, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग डेटा कैन बी हेल्पफुल। कि जैसे कि मैंने बोला कि अगर डेटा ब्रीच होता है, मान लो कि आपके में कोड इंजेक्शन वर्नेबिलिटी थी या एसक्यूएल इंजेक्शन वर्नेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही थी, तो क्या करेगा, जो अटैकर होगा आपका सारा का सारा डेटा ले लेगा, जितने भी पासवर्ड फाइल्स है, लॉगिंग फाइल है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, सबका सारा का सारा डेटा ले लेगा। एंड आप जब भी डेटा ब्रीच ख़त्म होता है एंड जब अगर आप लॉग फाइल्स देखते हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ सकता है कि ये कैसे अटैक हुआ। तो आप लॉग फाइल में देख सकते हो कि ये कंटिन्यूस एसक्यूएल इंजेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा था एंड यहाँ पे इंजेक्टेड क्वेरी जा रही थी डेटाबेस में एंड इसने पहले ये फैच किया, उसके बाद उसने डेटाबेस में एंटर किया एंड ऑल। सो अगर आपके सिस्टम में ये प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग अनेबल होती है तो आप ऐसे बग्स को मिटिगेट कर सकते हो, वर्नेबिलिटी को मिटिगेट कर सकते हो बिफोर इवन कि कोई उसको एग्जीक्यूट कर पाए या उसको एक्सप्लॉइट कर पाए। सो ये थी A1 to A10 OWASP टॉप 10 अकॉर्डिंग टू देयर सेवेरिटी, कि A10 यानी सबसे लोवेस्ट सेवेरिटी जो कि है इनसफिशिएंट मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। A10 से A1 जाएंगे वैसे ऐसे बग्स की सेवेरिटी इंक्रीज होती है, जैसे कि यूजिंग कंपोनेंट विद नोन वर्नेबिलिटी, कि अगर हमें वर्जन पता हो तो वो वर्जन के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं। फिर A8 इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन, अगर हमारे जो बहुत सारा डेटा है उसको हम सीरियलाइज करेंगे ऑब्जेक्ट में एंड जब उसको डीसीरियलाइज करते हैं उस टाइम पे अगर कोई और वैल्यूज़ उसमें ऐड की हो तो उसके अकॉर्डिंग बैकएंड सर्वर वर्क करता है। तो ये था इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन। उसके बाद क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जैसे मैंने बोला कि सेल्फ होता है, रिफ्लेक्टेड होता है, स्टोर्ड एक्सेसेस, कि हम मेलिशियस जावास्क्रिप्ट जो होती है वो सर्वर के वहाँ एग्जीक्यूट कराते हैं। उसके बाद हो गया सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन की डायरेक्टरी लिस्टिंग अनेबल हो गया। एरर जो होती है इंटरनल एरर वो क्लाइंट को शो हो रही है, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो हिडन नहीं है, पब्लिकली एक्सेसिबल है, तो ये हो गया। उसके बाद ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल हो गया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था गूगल ड्राइव का, कि कैसे उसमें जो पर्टिकुलर जो फाइल है अगर वो व्यू ओनली एक्सेस हो तो एडिटर का नहीं कर सकता है, अगर होता है तो वो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल है। फिर मैंने एक्सएमएल एक्सटर्नल एंटिटी का किया कि कैसे हमारा जो प्रॉपर फॉर्मेट में होता है उसमें एक्सटर्नल एंटिटी यानी कि हम खुद के टैग्स ऐड कर सकते हैं, ये अलाउड हो तो हो सकता है कि हम वो डेटा स्टील कर सकते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कर सकते हैं, मैलिशियस टैग्स ऐड कर सकते हैं, एक्सेट्रा। एंड उसके बाद था सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर की, जैसे कि हम देखा था कि एपीआई की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, लॉग फाइल, ये अगर पब्लिकली एक्सेसिबल होती है एंड विदाउट एनी प्रॉपर प्रोटेक्शन तो हो सकता है कि ये आपका डेटा लीक हो सकता है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। उसके बाद देखा था ब्रोकन ऑथेंटिकेशन के, इसके अंदर भी बहुत सारे बग्स थे, जैसे क्रेडेंशियल स्टफिंग, इनसिक्योर पासवर्ड रीसेट, सेशन मैनेजमेंट इश्यू एंड इनसफिशिएंट पासवर्ड कॉम्प्लेक्स। तो ये सारे बग्स भी हम धीरे धीरे देखेंगे आगे की लैब्स में। एंड ये जो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन है ये एक हम कह सकते हैं कि बिगर ऑब्जेक्ट है या फिर इसके अंदर ये सारे बग्स है, तो ये सिर्फ एक कैटेगरी है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ के बग्स हो सकते हैं।
उसके बाद हो गया इंजेक्शन, जैसे कि मैंने बोला कि ये इंजेक्शन यानी एक कॉमन कैटेगरी है, उसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन भी हो सकता है डेटाबेस के रिलेटेड, ओएस इंजेक्शन भी हो सकता है कि जो कमांड्स एग्जीक्यूट हो सके। सो ये सारा जो हम जैसे A1 से A10 जाते थे वैसे सिवियरिटी कम होती थी। A1 यानी हाईएस्ट सिवियरिटी के बग्स एंड A10 यानी लोएस्ट सिवियरिटी। सो ये था ओवरऑल ओवास टॉप 10। एंड अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम ये ओवास टॉप 10 की जो अलग अलग वर्नेबिलिटीज़ होती है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन, कमांड इंजेक्शन, फाइल अपलोड वर्नेबिलिटी, ये सबको हम कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं एंड एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सो ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन से। एंड अभी इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बग बाउंटी हंटिंग की मेथोडोलॉजी, कि कैसे जनरली बग बाउंटी हंटिंग वर्क करता है एंड कैसे वो पूरा होता है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। उसके बाद से पूरा के सारा जो सेक्शन होगा उसमें सारे के सारे प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियोज़ ही होंगे, कि लैब में हम देखेंगे कैसे हम बग्स फाइंड करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, क्या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है, ओएस इंजेक्शन क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो अभी हम देखेंगे। सो थैंक यू।